अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दूसरे को खुदाफिज कहने के बावजूद पीडीएम को बरकरार रखने के लिए आखिरी कोशिश का आगाज हो चुका है। कई रोज की अलालत के बायस सियासी मंजरनामे से गायब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गिले शिकवों के बावजूद पीपल्स पार्टी और एएनपी को अपने फैसलों पर नजरसानी का पैगाम दे दिया है। पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो ओहदेदारान थे उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। वो सब हमें मालूम है कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार है। पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए आज अपने इस्तीफे मौलाना के घर भिजवाए, जिसके बाद पीडीएम का हंगामी इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। और उसके बाद मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोकॉज के मामले पर मौकिफ अपनाते हुए कहा कि तंजीमी तकाजा यह था कि जिस जमात से हमें शिकायत है उससे वजाहत तलब की जाए। मौलाना के बकौल चेयरमैन सेनेट हो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और फिर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदों पर तहरीरी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका था, लेकिन उसके पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट लेने का फैसला किया। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। मैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हमेशा एहतराम करता आया, ज़िंदगी भर का एक लंबा ताल्लुक़ है उनके साथ। और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में गिलानी साहब के साथ जाती उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब की शख्सियत को मजरूह कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते जब हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के साहब सामने ये सवाल रखा तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिए। में जब इजलास हुआ, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, रिफ्यूज्ड। आई डिक्लेयर कि मैं नहीं लड़ूंगा। और आप चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाह रहे थे? मैं नहीं लड़ना चाह रहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं बनना चाह। दूसरी जानिब सेनेट में ओपोजिशन लीडर के जिस ओहदे पर सारा फड्डा पड़ा हुआ है, उस हवाले से पीडीएम की दीगर जमातों का मौकिफ यही है कि यह तय हो चुका था कि सेनेट में ओपोजिशन लीडर नून लीग का होगा और उसका फैसला पीडीएम के 9 मार्च के इजलास में हुआ था। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात की मुसलसल नफी करती आई है कि ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी और यह ओहदा उसूलन ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात वाले फार्मूले के मुताबिक पीपल्स पार्टी का हक था। और हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी यहां तक कह गए कि नून रवैया उनके लिए सरप्राइजिंग था। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने मेरी मौजूदगी में राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पीडीएम के, उनको कहा कि देखें, there is one point agenda and that is the decision of only one seat and that is of only and only the deputy chairman senate। अच्छा, तो इसके ऊपर आप इससे आगे नहीं जाना। अगर वहाँ बदमज़गी हो तो उसमें एहतमाल हो सकता था कि आई मे लूज। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपने बीच में नहीं बोलना, आप चुप रहेंगे। मगर अदर देन दिस इशू, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की अगर बात हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बिलावल साहब ने राजा परवेज़ अशरफ को कहा। क्या राजा साहब ने यही बात पीडीएम के इजलास में की? मैं बताता हूँ। राजा साहब जब पीडीएम के इजलास में गए तो हिज लिप्स वर टाइट। अब साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जो पीडीएम के नायब सदर भी थे और इस तमाम मामले के चश्मदीद गवाह भी हैं, आज हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा सर कि आज मौलाना साहब ने जो कहा वो उस पर तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे उन्होंने ये किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा आप छोड़ दें और वापस पीडीएम में आ जाएं, जो भी गलत फहमियां हैं हम मिलकर दूर कर लेंगे। तो आपका मौलाना साहब के लिए और पीडीएम के लिए जवाब क्या है कि आप वापस जाने के लिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं? थैंक यू आदिल साहब, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ। आज बर्निंग इशू है, यही मेरा ख्याल है कि तमाम चैनल्स पे, तमाम मीडिया पर एक ही बात हो रही है पीडीएम के हवाले से। और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, जिस तरह आपने कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, तो गवाह पे भी इस मामले में आकर बात करनी होती है और तकरीबन वही बात होती है जो एक दफ़ा बंदा करता है उसी को रिपीट ही करना पड़ता है। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर आपके प्रोग्राम में भी बात करना चाहूँगा
कि देखें जो इत्तेहाद होते हैं इनमें बुनियादी जो चीज़ जो इनको बाइंडिंग फोर्स होती है वो आपस का बाहमी एतमाद, एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम का एक रिश्ता होता है और एक कॉमन गोल होता है जिसकी तरफ सारी इत्तेहादी पार्टियाँ जो हैं उस पर यकीन रखती हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहती हैं। तो ये वो बाइंडिंग फोर्स है जो किसी भी इत्तेहाद की बुनियाद बनता है। हमारे सामने भी कॉमन गोल था कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रही है, पाकिस्तान के अवाम के जो है वो ज़िंदगी इसने मुश्किल बना दी है, महंगाई और बेरोज़गारी जो है आसमान पर पहुंच चुकी है, और उसके अलावा जो ऐसे कानून साजी हो रही है जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी। तो ये वो सब वो गोल थे जिस पर हमें इत्तफाक था, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्रेन चाइल्ड था। ये जो इत्तेहाद जिस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इसने जन्म लिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक APC का इनेकाद किया, उसके रास्ते में बड़ी दुश्वारियाँ आई, बड़े मसाइल पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो था वो इस APC का इनेकाद कराया और तमाम लीडरान वहाँ पर मौजूद थे। और उस APC की मीटिंग के अंदर उसमें ये फ़ैसला हुआ कि हमें एक इत्तेहाद बनाना है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक उसका नाम होगा और उसके ये अहदाफ होंगे। और उसमें बुनियादी चीज़ जो थी वो ये थी कि तमाम फ़ैसले जो हैं वो कंसेंसस के साथ किए जाएंगे, बाहमी इत्तेफाक राय से होंगे। तमाम फ़ैसले जो हैं वो कोई अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होंगी, छोटी जमात है, बड़ी जमात है, तमाम को बराबरी का सलूक किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इत्तेहाद था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके लिए पूरी जांफिशानी से काम किया और हमने हमेशा अपना नुक्ता नज़र जो है वो वाज़िया, गैर मुबहम और वाशगाफ अल्फाज में अपने इस इत्तेहाद के सामने रखा। और मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो तमाम फ़ैसले जिससे PDM की इज़्ज़त और में इजाफ़ा हुआ है, तौक़ीर में इजाफ़ा हुआ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था। मिसाल के तौर पे इत्तेहाद जो था वो ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना चाह रहा था, इत्तेहाद जो था वो सेनेट के इंतखाबात का बाइकआउट करना चाह रहा था। कलामी की माफ़ी, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, लेकिन इस वक्त PDM कहाँ खड़ी है? उन्होंने तो आज जो कहा, मतलब वो अगर बिलावल साहब को ये कह रहे हैं कि जी आपकी उम्र 35 साल है, मेरी 70 साल है, मैं उस तरह का मौलाना ने कहा जवाब नहीं दूंगा, लेकिन बाप के पास आपको नहीं जाना चाहिए था, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको निकाल लिया। फिर उसके बाद मतलब मौलाना साहब तो ऐसी बातें कर गए कि जिस तरह धक्का देल के वो पीपल्स पार्टी को निकाल रहे हैं। नून लीग कह रही है हमने आपको खुदाफिज कह दिया है। तो अब पीपल्स पार्टी को किस चीज का इंतजार है? आपको अभी भी उम्मीद है कि वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखें, हकीकत तो वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम ये आज भी समझते हैं कि इससे सारी अपोजिशन का नुकसान होगा, उस काज को नुकसान होगा, उस वो जो तयशुदा हमारे अहदाफ हैं, जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका नुकसान होने का एहतमाल है, बल्कि होगा ज़रूर, क्योंकि दो मेजर पार्टीज़ जो मेन प्लेयर्स हैं, जिनकी आवाम में से है, जिन्होंने इस इत्तेहाद को कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया, अगर वो इसमें नहीं रहते तो आप खुद ही सोच लें कि इस इत्तेहाद में क्या कुव्वत, क्या ताकत रह जाएगी और किस तरीके से ये तो जो फिर राज साहब नहीं रही ना। देखें, पीपल्स पार्टी भी तकरीबन निकल चुकी है, ANP भी निकल चुकी, तो नहीं रही। तो वे फॉरवर्ड आपके लिए क्या है और उनके लिए क्या है? अब क्या ANP और पीपल्स पार्टी अलग इत्तेहाद बना लेंगी? क्योंकि अवाम को भी पता चलना चाहिए कि अब पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है। PDM का हिस्सा है, जिस तरह की नून लीग और JUI तो अब कह रही हैं कि बस आप चले जाएं, अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें। तो आप गोल करने के लिए तैयार हैं? खत्म कर दिया है सब कुछ मामला, या अभी उम्मीद बाकी है? आदिल शाहजेब साहब, सियासत मेरे चेयरमैन ने भी ये बात की थी कि इज़्ज़त और वक़ार के साथ होती है, तो कोई ज़बरदस्ती तो किसी पर मुसल्लत नहीं रह सकता। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी लंबी तारीख़ की वारिस है और हमारे रास्ते में बेशुमार
ऐसे मामलात आए हैं, बेशुमार इतने दुश्वार घाटियों और पहाड़ आए हैं जिन्हें हमने अबूर किया है, हमारा तजर्बा है ज़िंदगी का। और उस तजर्बे की रोशनी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस किसी ने भी दानिस्ता या नादानिस्ता उसने पाकिस्तान की अपोजिशन पर बड़ी कारी ज़रब लगाई है, नुकसान पहुंचाया है, ये तो तस्लीम करना पड़ेगा। अब क्यों नुकसान पहुंचाया गया है, इसके पीछे क्या मुहरकात थी, क्या फ़लसफ़ा था, क्या सोच थी, क्या मफादात थे, क्या कोई उससे वो गेन करेंगे, ये वक्त साबित करेगा। और मेरा ख्याल है ये भी दिनों में सामने बात आ जाएगी। नून लीग आप पर लगा रही है कि आपने दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर पीडीएम को तोड़ने के ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, जब आप जाके और लीडर ऑफ द अपोजिशन के वोट आपने हुकूमती अरकान से ले लिए, तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने सब कुछ किया है। लेकिन इस बहस में पढ़ने से इसको साइड पे करके पीपल्स पार्टी का अब अगला लाए अमल क्या होगा? अब जबकि मौलाना साहब ने कह दिया है कि जी आपने बाप के बाप से वोट लिया, वो चीज़ छोड़ दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा छोड़ दें, तभी आप आए पीडीएम में, हम बैठ के मिलकर चलते हैं। वो पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब कि इट्स ऑल ओवर? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कहा गया ना कि हमने किसी बाप की वोट ली है और बाप के बाप को बाप बनाया है, ये तो मेरी समझ से बालातर है। और इसलिए कि हमने इसकी एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो वजाहत की है और पूरी मैं समझता हूँ कि सच्चाई के साथ की है कि भाई हम आज़ाद उम्मीदवारों के पास गए थे और वो आपके थे, वो जब नून में थे तो वो बाप के नहीं थे। मैं फिर ये बात तो आदिल साहब पूछने की जसारत ज़रूर कर सकता हूँ कि कल जब इस वक्त पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, हम भी खड़े थे और आपने पीटीआई की हुकूमत के साथ किन बुनियादों पर जो थे वो मामलात तय किए और इलेक्शन किए बगैर बिला मुकाबला जो है अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराया दोनों ने मिल के। तो जिस वक्त हमने एतराज़ किया तो आपने या मौलाना साहब ने उस पर क्यों नहीं ये कहा कि ये जो है ये गलती हुई है और ये नहीं होना चाहिए था? उस वक्त तो वो जायज़ था। आज अगर कोई अपोजिशन का बंदा हमें वोट देता है तो वो नाजायज़ हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चल सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो लोगों के जहनों में शकूक, हमें तो कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि हमारे पास तो नंबर्स थे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। इस इतिहाद को आप चलता देख रहे हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नून लीग नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी मजीद पीडीएम में रहे। मौलाना साहब फिर भी थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते हैं। नून लीग ने तो कल खकान अबाई साहब ने कह दिया हमारी तरफ से खुदाफिज, आपने नोटिस फाड़ दिया तो बस दैट्स इट, राहें हमारी जुदा हो गई हैं। मौलाना साहब थोड़ी दरमियानी बात करें, आप क्या समझते हैं, ये इतिहाद मजीद चल सकता है, नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि PMLN ने जो है ना, मैं सियासत में पता नहीं ये बात इसके क्या कोई मतलब ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद के साथ ज़्यादती की है। और पहली तो बात है कि उनको नोटिस ही नहीं देना चाहिए था। कोई शोकाज नोटिस नहीं होता है, जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ। ये सारे बामी एतमाद और एहतराम के रिश्ते होते हैं, मिल बैठ के बात करनी होती है। फिर आप अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स से नाम अगर आप डिलीट करते हैं और फिर अखबारों में देते हैं, फिर बताते हैं कि हमने ये भी कारनामा कर दिया, तो भाई कोई ज़बरदस्ती तो इम्पोज नहीं रहेगा। हम एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं, हम एक पॉलिटिकल हकीकत हैं। एक हमारा निज़ाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद है। एक बड़े सूबे में हमारी हुकूमत है। हम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो भी हमारी अच्छी खासी तादाद है, आप जितनी नहीं। लेकिन आपने तो इस तरह किया है जैसे कि आप बहुत जल्दी में हैं और आप नहीं चाहते कि ये इत्तेहाद और ये अपोजिशन मजबूत हो। अब आपके जहन में क्या है? अब मैं वो पढ़ने से तो कासिर हूं, लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूं कि आने वाले 15 दिन, महीना, 2 महीने, उसमें वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी, अनफोल्ड होगी कि इसके पीछे मुहरकात क्या थे, उससे आपका नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि पब्लिकली आप लूज करेंगे, उनका नुकसान होगा। लेकिन राय साहब, ये जो उन्होंने जो कर दिया, जो कह दिया, वो नहीं चाहते, उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में कह दिया, वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी अब मजीद उनके साथ पीडीएम में चले। अभी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, फैसला आपने करना है। मौलाना ने भी कह दिया और नून लीग ने तो साफ कह दिया है।
और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रैटेजी क्या होगी पीपल्स पार्टी की आगे। आदिल साहब देखें, आप एक बड़े मंजे हुए एंकर हैं और आपकी नज़र है सियासत के ऊपर। आप पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री को भी जानते हैं, हमारे आदात से भी वाकिफ़ हैं, हमारे सारे सिस्टम को समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तवाना सियासी जमात है और हम अपनी पूरी शद्दोमद के साथ अपोजिशन करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे, अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे, गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। और अगर फ़र्ज़ करो हम नहीं भी हैं इत्तेहाद में या ये नहीं है हमारे साथ, तो कोई अगर ऐसा मरहला आता है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन हो जाता है और हम उस नुक्ते पर यक ज़बान होकर आगे बढ़ सकते हैं, या हमारी आवाज़ इनकी आवाज़ के साथ मिल सकती है, या उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिल सकती है, या वो तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो ग्रुप्स और निज़ाम के लोग जो समझते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाना जो है वो सबका फर्ज अव्वली है, तो हम सबको वेलकम करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम किसी इसका मतलब ये राय साहब कि अभी मुझे आपका जवाब मिला कि अभी भी पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि साथ मिलकर चला जा सकता है। अभी ना सही महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको यहां पर उम्मीद इसमें है। राय साहब, आज जो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाहिद खाकान साहब के साथ, कुछ उन्होंने भी इसी तरह रिकन्सिलिएशन की बातें की, मफामत की बातें की, उसके बाद कोई राब्ता हुआ मौलाना साहब का, जरदारी साहब का, टॉप टियर लीडरशिप का, नून लीग से आपका, कि ये बात आगे की तरफ जाए और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आगे जाके चला जा सकता है, तो उस जानिब बात जाती दिख रही है आपको? जी आदिल भाई, मैं ये कह रहा था कि देखें जो है ना, इशू टू इशू होते हैं ना जी। एक तो ये होता है, देखें हम कोई एक जमात तो नहीं है, ये 10 मुख्तलिफ जमातें हैं। आज फर्ज करो कल इनका किसी दूसरी जमात के साथ भी तो कोई फटा हो सकता है, कोई मामला हो सकता है, फिर कोई तीसरी जमात के साथ हो सकता है। ये मसला नहीं है। चले जब तक हम इकट्ठे चले, हमारा मकसद एक था, मंजिल एक थी, उसके तरफ कोशिश हुई। मैं कहता हूँ कि किसी ने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन उसको एक साइड पे रखते हुए, अपना अपना केस एक साइड पे रखते हुए, हमारे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने जो बड़ा एम है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, हम उसके लिए फिक्रमंद हैं। हम आपको बता देते। चले, राजा परवेज अशरफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन पीपल्स पार्टी के सीनियर एडवोकेट वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना बड़ी तफसील से उनको, जिनके बकौल रस्ते हमारे जुदा हो सकते हैं, नून लीग के, पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के, लेकिन मंजिल हमारी है कि वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे तहरीक लब्बैक के धरनों की, जिसकी वजह से तकरीबन पूरा मुल्क जाम हो चुका है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजीन, मुल्क भर में एक मजहबी जमात का अपने सरबरा की गिरफ्तारी के खिलाफ दूसरे दिन जारी एहतजाज जो है वो शहरियों के लिए दर्द सर्द बना रहा। बड़े शहरों खुसूसन पंजाब में हालात कशीदा हैं। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो शदीद झड़पें हुई, उनमें कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए, जिनमें ज़्यादा तादाद पुलिस एहलकारों की है। और इसके अलावा जो मजहबी जमात के सरबरा को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने हुकूमत के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक 20 अप्रैल तक फ्रांस से ताल्लुकात ना ख़त्म करने की सूरत में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एहतजाज के साथ साथ जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हुए। अक्सर मकामात पर झड़पों के ऐसे दिलखराश मनाजिर सामने आए जहां कानून की रट यकीनी बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस अफसरान और जवान जो हैं वो एहतजाजियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते रहे। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के रहमो करम पर नज़र आई। हमें इन वीडियोज़ में रियासत हमें बेबसी की तस्वीर बनी नज़र आई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के इन जवानों को सलाम, जो शदीद ज़ख्मी हालत में भी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटियाँ निभाते रहे। मोटरवे समेत बड़े शहरों पर मुख्तलिफ मकामात पर दाखिली और खारजी जो रस्ते हैं उनमें मुजाहिरीन ने धरना देकर वो बंद कर दिए। शहरियों को नकलो हमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मरीज जो हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे। बैनुल अक़वामी मीडिया में रियासत पाकिस्तान बेबसी की तस्वीर बनती नजर आ रही है। चंद घंटे पहले हुकूमत जागती हुई नजर आई। काबीना में इमरान खान ने शरपसंदों को कानून हाथ में ना लेने की इजाजत ना देने की बात की। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। और अब से कुछ देर पहले लाहौर पुलिस ने मजहबी जमात के सरबरा और बाकी कायदीन के खिलाफ जो हैं वो रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ अमन और उसके तहत जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कुछ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। आज नाज़रीन, ये जो सब कुछ हो रहा है वो पहली मर्तबा नहीं हो रहा। इससे पहले भी नून लीग के दौर में भी
मजहबी तंजीम जो है वो बाहर निकल आई, हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। कुछ ना कुछ फिर उसके बाद मामला तय पाए, उन्होंने जब धरना दिया और उनके कारकुनान को बाकायदा जेब खर्च देकर घर भिजवाया गया। उस वक्त शेख रशीद साहब जो थे वो अपोजिशन में थे, मौजूदा वजीर दाखिला साहब की बात, उन्होंने एक बात की थी, उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था वो आपको सुनवाते हैं। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। आज शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं और वही शेख रशीद साहब जो आपने सुना, जो वो कह रहे थे, उसी मजहबी तंजीम के एहतजाज को वो सख्ती से निमटने की वो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सबक हमारे लिए ये है, हमारे सियासतदानों के लिए, कि रियासत की रिट चैलेंज करने के मामले पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ 2017 में फैज़ाबाद धरने पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जिनमें सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए और साथ में ऐसे मसाइल के हल के लिए कुछ तजावीज़ और सिफारिशात भी दी गई, जिन पर अगर अमल होता तो रियासत आज एक दफ़ा फिर बेबसी की तस्वीर बनी नजर ना आती। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मौमन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आप ट्रैवलिंग में थे, उसके बावजूद तरावी भी आपने पढ़ाई, लेकिन हमारे लिए फिर भी आपने टाइम निकाल लिया। सर, ये मामला बड़ा सेंसिटिव इसलिए है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जग असाई हो रही है। कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ के बासी, जहाँ के मुसाफिर, जहाँ के अवाम जो हैं आज अजियत से ना गुजरे हों। हुकूमत सोई रही, कोई कम्युनिकेशन एज सच मीडिया से नहीं हुई। वजह क्या है? ये मामला क्यों बार बार इन लोगों से मुआहदे कर लिए जाते हैं? वो वापस जब आते हैं वो कहते हैं जी आपने तो हमारे साथ 2 तहरीरी मुआहदे अब इस वक्त मेरे पास पड़े हुए हैं जो हुकूमत को नहीं करने चाहिए किसी भी तंजीम से, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो। ये क्यों, क्या हो रहा है, कैसे इसको टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो आपको, पूरी कौम को, पूरी उम्मत को रमजानुल मुबारक जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे के बाद आज पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक रमजान है, 2 नहीं है। बहरहाल ये भी मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों और उनकी मेहनत का नतीजा है। जिस तरह उन्होंने ये तो बहरहाल एक अच्छी बात है, वो भी हमें करनी चाहिए। जहां तक ये दूसरी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हमें बिन हैसुल कौम, खाली हुकूमत नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, उलमा, मशाइख, सियासतदान, सबको सोचना है कि रियासत पाकिस्तान को हमने कौन सा पाकिस्तान बनाना है। तो हम किसी खड़े हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम बहुत आसानी से अपना मुस्तकबिल का तायुन कर लेंगे। अगर आप देखें ये जो कुछ कल से हो रहा है, आखिर ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पाँव में जूते टूटे हुए हैं और अभी वो मेरा ख्याल है 10, 12, 13 साल के बच्चे जो है, क्या करे हुकूमत। लेकिन जब वो हद से आगे गुजरे हैं, जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, तो हुकूमत ने फैसला किया है अब रोड भी खुल रहे हैं और रोड क्लियर भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और जिस वहशियाना अंदाज से पुलिस वालों को और लोगों को निशाना बनाया गया और जिस तरीके से, ये कौन सा हम कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का इजहार कर रहे हैं, माअज़ल्लाह। ये तो मेरा ख्याल है आज फ्रांस या जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो बड़ी खुश होंगी कि ये आप बता रहे हैं, ये आपका दीन है। तो हुकूमत अपना काम करेगी और कर रही है। इंशाअल्लाह अगले 24 घंटे में आप देखेंगे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये पैदा हुई कि 20 तारीख तक एक मुआहिदा जो है वो मौजूद था। उससे पहले जब ये आ गया कि हम 20 की रात को जनाब लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे, तो जो हमारी कोई टीम, मुज़ाकराती टीम है, जब उन्होंने ये देखा होगा कि ये मुआहिदे पे कोई मामला गड़बड़ हुए हैं, तो उसके नतीजे में कुछ चीज हुई। लेकिन जो अंदाज इख्तियार किया गया, यहाँ और भी मजहबी जमातें मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं, वो एहतजाज करती हैं,
मैं समझता हूं इस अंदाज से तशद्दुद का जो अंदाज है और जिस अंदाज से ये जो पुलिस वाला है, ये कोई यहूदी है, ये कोई ईसाई है, ये भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का मानने वाला है, जिसके सर के ऊपर मैं डंडा रख के कहता हूं कि तुम ये नारा लगाओ, तुम ये नारा लगाओ। ये क्या है? कौम को, हमारे मजहबी कायदीन को, हुकूमत को, हिज़्ब इख्तिलाफ को, हिज़्ब इक़्तिदार को, सबको ये सोचना है, मीडिया को सबको ये सोचना है कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं। ये इंतहा पसंदाना रवैये जो है ये हमें कहां ले जाके खड़ा करेंगे। जहां तक माजी की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उसमें और आज में बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त पाकिस्तान के आयन और दस्तूर के अंदर तब्दीली की गई थी, उस वक्त भी मैं तमाम चैनल्स पे आके पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने उस वक्त भी ये कहा था कि मार धाड़ नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अच्छा अलामा साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया और टू बी फेयर मैं जो मेरे सवालात थे आपने वो सवालात को भी रिडंडेंट कर दिया, इतना तफसीली टू द पॉइंट और बड़ा क्लियर हेडेड आपने जवाब दिया जो जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि चूंकि आप रिप्रेजेंट तो इमरान खान को ही करते हैं, उनके मामले खुसूसी हैं। एक सवाल यहां पर जो बुनियादी मेरा बन रहा है वो ये सर के बाकी मुआहिदों में नहीं जाते, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने इसी मजहबी तंजीम से जो मुआहिदा किया था कि जी हम फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल देंगे, असम्बली में करारदाद लेके आएंगे। अब सर ये जब आप ऐसे वादे कर लेते हैं उनको घर भिजवाने के लिए, तो उन्होंने तो फिर सड़कों पर निकलना है कि जनाब आपने 6 महीने पहले हमसे मुआहिदा किया था, मतलब जनवरी जो है नवंबर 2020 वाला ये जो मुआहिदा है उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं ये एग्री ही क्यों की गई कि जी हम आप कैसे एक मुल्क के सफीर को उठा के जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें देखें इसका मतलब ये हुआ कि आप रियासत को मानते ही नहीं है, रियासत की रट कोई है ही नहीं। 10-20 लोग अगर सड़क पे निकल आए और कहें कि जी आपने ईरान से सब कुछ खत्म कर दें, इंडिया से खत्म कर दें, सऊदी अरब से खत्म कर दें, क्या हम उनके कहने पे सब कुछ कर देंगे? तो क्या हुकूमत अब ये समझती है कि जो मुआहदे हुए, जो चीजें हुई वो भी नहीं होने चाहिए थे? देखिए इस पे तो अभी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस हवाले से नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से जो स्टैंड वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर OIC तक लिया है, आप माशाल्लाह पूरी आलमी दुनिया के को देखते हैं, आप एक जो है अच्छे अंदाज में, क्या कहीं किसी मुस्लिम मुल्क ने भी उस अंदाज से नामूस रिसालत की बात की है, इस्लामिक फोबिया पे बात की है, अकीदा खत्म नबूवत पे बात की है? भाई पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे अहम है, अकीदा खत्म नबूवत सबसे अहम है। ये तसव्वुर कर लेना कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं और दूसरा जो है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई इश्क नहीं होगा, वो नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई चौकीदारी नहीं करेगा। ये पता नहीं कहां से तसव्वुर पैदा कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते। और मैं ये कहना चाहता हूं आज इस वक्त कि इमरान खान जो है उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैंने उस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मामले में कभी कमजोर नहीं पाया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट उस पर अटैक किया जब उसने फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ बयान दिया। भाई आओ मिलकर आगे बढ़े, हम तो आलमी कानून साजी की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कानून साजी करवाई जाए, लेकिन ये जो तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हुई, क्या ये पुलिस वाला को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, ये जिस तरह लोगों की गाड़ियां जली हैं और इतलाक जले हैं, ये मुसलमान नहीं है यार, ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। कहा जाए, किससे कहें? बिल्कुल। चले अलामा ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आपने सुना अलामा ताहिर अशरफी साहब को। एक बात जो क्रक्स यही है कि रियासत की रट जो है वो किसी सूरत उसको जो भी चैलेंज करे वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाकी ये जो मामलात हैं ये अफ़ाम तफ़हीम से उलमाए कराम को बैठ कर ये तमाम मसले जो हैं वो हल किए जाने चाहिए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जस्टिस कायस फ़ाइज़ ईसा साहब की केस की बात करेंगे हमारे।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की नजरसानी अपील की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 18 मार्च को महफूज किए गए 10 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त 4 के मुकाबले में 6 अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मुस्तरद की। दरख्वास्त मुस्तरद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस, जिनमें बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुख्तसर हुक्मनामे में तहरीर किया कि आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई अवामी मफाद का मामला है। मालूमात तक रसाई का तरीक़ेकार और तफसीलात फुल कोर्ट इजलास में इंतजामी सतह पर तय किया जाएगा। दूसरी जानिब 4 जजेस मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम खान और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में तहरीर किया कि मालूमात तक अवामी रसाई के लिए अदलिया समेत तमाम रियासती इदारों पर इकदाम जो हैं वो लाजमी हैं। अवाम को यह हक हासिल है कि वो मफाद आमा के मुकदमात की अदालती कार्रवाई देख सकें। रजिस्ट्रार सुप्रीम अदालती कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिंक फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिंक मुहैया करने के लिए रजिस्ट्रार को टेक्नोलॉजी और मुकम्मल तरीक़ेकार का तयन किया जाना चाहिए। इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा गया है कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा नजरसानी केस की अदालती कार्रवाई उसी दिन वेबसाइट पर दस्तयाब होनी चाहिए जिस दिन केस की समाअत हो। अक्सरियती फैसले में केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने वाले जज मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में यह तहरीर किया है कि अवाम का आईनी हक है कि अवामी मफाद के केसेस की नशरियात वो देख सकें, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो रिलीफ मांग रहे हैं वो एक जज के उठाए गए हल्फ के मुनाफी होगा। उन्होंने मजीद तहरीर किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नशरियात मामले को फुल कोर्ट मीटिंग में जो है वो पेश करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आई और इख्तिदार संभालने के बाद एहतसाब सबका नारा लगाते हुए आगे बढ़ने का ऐलान किया, लेकिन आज 2.5 साल बाद सूरत हाल ये कि मुखालिफ तो मुखालिफ अपने दोस्त भी इमरान खान से नाइंसाफी और एहतसाब के नाम पर इंतकाम की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। और इस शिकायत की एक मिसाल अहद चीमा का केस भी है। LDA के साबिक DG और शहबाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले ग्रेड 20 के ब्यूरोक्रेट अहद चीमा को लाहौर हाई कोर्ट ने तीसरे और आखिरी मुकदमे में भी रिहा कर दिया। यूं अहद चीमा को 3 केसेस में, 1 में बरियत और 2 में जमानत मिल चुकी है। LDA केस में वो बरी हो चुके हैं, जबकि आशियाना हाउसिंग और आमदनी से ज्यादा असासों में भी अब उन्हें रिहाई मिली है। यूं अहद चीमा जो हैं वो 3 साल कैद में रहे, लेकिन उनका ट्रायल अभी भी इब्तदाई मराहिल में है। यह तासुर आम है कि अहद चीमा को शहबाज शरीफ के करीबी होने की वजह से ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके केसेस अभी तक आगे नहीं बढ़ सके। अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1 साल पहले ट्रायल कोर्ट को यह हिदायत जारी की कि अहद चीमा का केस 4 माह में मुकम्मल किया जाए, उसका फैसला किया जाए, लेकिन उसमें 1 साल लग गया और ताहाल ट्रायल उनका जारी है। ऐसे ही मामला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद के साथ भी पेश आया, जिन्हें नैब ने आमदनी से ज्यादा असासों की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। फिर उनको 1.5 साल बाद नैब की जानिब से कमजोर केस बनाने के सबब लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली थी। अफसोसनाक पहलू यह है कि फवाद हसन फवाद 17 जनवरी 2019 को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर नैब की हिरासत में ही रिटायर हुए और इन्हीं वजूहात की बिना पर ज़राए के मुताबिक खबर यह है कि विफाकी ब्यूरोक्रेसी में मुमकिन तब्दीलियों के पेश नजर कई सीनियर और तजुर्बाकार अफसरान जो हैं वो ऐसी वजारतों और डिवीजन्स में तबादलों के लिए कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं जहां नैब, FIA और दूसरी जो तहकीकाती एजेंसियां हैं वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। आज के नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। लाइव विद आदिल शाहज़ेब की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।